अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब आप कनाडा में एज अ न्यू इमिग्रेंट आते हैं या एज अ रेफ्यूजी, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि वो आपकी तरक्की की राह में रुकावट ना बने। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे दोस्त जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, जब आप यहाँ ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे होते हैं, नए होते हैं, तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों का इल्म नहीं होता। तो ये वीडियो इस सिलसिले में एक अहम, आप कह सकते हैं कि संगे मील साबित होगी। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आप इसको एंड तक देखिएगा। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है, जो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, और जिसकी आपने बहुत ही ज़्यादा केयर करनी है, वो है कि आपने किसी भी बंदे से अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करनी। ठीक हो गया? मैं पहले भी बता चुका हूँ, मगर ये पॉइंट बहुत ही अहम है, इसलिए मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ आज इन पे। आपने किसी भी बंदे से अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करनी। खास तौर पे मेरे ऐसे बहन भाई जो रिफ्यूजी क्लेम कर चुके हैं या करने वाले हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ स्पेशली। आपने किसी को ये नहीं बताना पाकिस्तान में क्या करते हैं या इंडिया में, जहाँ से भी आपका ताल्लुक है, आप वहाँ बैक होम क्या करते थे, ठीक है, आप यहाँ क्यों आए हैं, आप कौन सा केस करने वाले हैं, आपका लायर कौन सा है, आपकी हियरिंग डेट क्या है, ठीक है। और अगर अल्लाह करे आपका एक्सेप्ट हो जाता है टेबल पर ही इवन केस, आपने ये भी उन्हें नहीं बताना अपने केस के स्टेटस के बारे में, ठीक है। और ख़ास तौर पे जब केस एक्सेप्ट होने के बाद आप अपनी यानी पीआर का वेट कर रहे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी टाइम पीरियड होता है। इसमें तो बिल्कुल आपने किसी से कोई चीज़ ऐसी अपना स्टेटस कुछ भी यानी शेयर नहीं करना। अपने केस के बारे में क्या अपडेट्स हैं, कुछ भी शेयर नहीं करना, ठीक है। अच्छा, जब आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है, तो मेरे ऐसे तमाम रिफ्यूजी बहन भाई, उस वक्त अगर उनकी फैमिली साथ नहीं है, अगर है भी तब भी, और अगर बैक होम है तब भी, उन्होंने जब अपनी पीआर की एप्लीकेशन फाइल करनी है ना, तो प्लीज़ अपनी फैमिली की भी पीआर की एप्लीकेशन साथ ही फाइल कर दें, ताकि दोनों का एक ही टाइम में प्रोसेस हो जाए केस, और सेम टाइम उन आपको भी और यानी और आपकी फैमिली को भी पीआर मिल सके। तो इससे आपकी टाइम की काफ़ी बचत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि डिपेंड करता है, बाजू का 6 महीने में भी आ जाता है, बाजू का 2-3 साल भी लग जाते हैं। तो इसलिए आपका केस एक्सेप्ट होता है, तो आपने अपनी और अपनी फैमिली की एप्लीकेशन इकट्ठे ही यानी सबमिट करो। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, ठीक है। आप जब यहाँ नए हैं या इवन पुराने भी हो गए इवन, मगर स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जो आप नए, आपको नहीं पता सिस्टम का, आपने हर तरह के डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े से अवॉइड करना है, ठीक है। खुदा न खास्ता अगर आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, तो बिलीव करें आपका क्रिमिनल रैकेट बन जाएगा। यहाँ छोटी सी छोटी जॉब भी है ना, बिलीव करें उसके लिए भी वो पुलिस बैकग्राउंड चेक मांगते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता किसी भी सिलसिले में आपका नाम आ गया, आपका यहाँ क्रिमिनल रैकेट बन गया, तो फिर आपको अच्छी नौकरी तो क्या, कोई छोटी मोटी नौकरी भी मतलब बहुत मुश्किल आपके लिए, भूल जाए। तो इसलिए आपने हर तरह से अवॉइड करना कि आपने किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, इससे अवेयर रहना। कुछ कह भी जाता है ना कि अच्छा लगे यार, अल्लाह भला करे, कोई नहीं, चुप करके गुजर जाना, कोई कमेंट्स पास नहीं करना, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। अच्छा, स्पेशली ऐसी जगहों पे जहां इसके चांसेस ज़्यादा, वहां से तो स्टे अवे ही रहना। ठीक हो गया ना? बाकी आप समझ रहे, खास तौर पे यहाँ रोड रेज बहुत होती है, ठीक है। आप उस बंदे को जानते भी नहीं होते कि ट्रैफिक के दौरान कोई बंदा फॉर एग्जांपल आपकी लाइन में जंप करना चाहता है, आपने नहीं करने दिया, तो वहीं पे रोड रेज हो जाती है मोस्टली, ठीक है। आपने अवॉइड करना, कोई कुछ कहता भी, हॉन्ग भी करता, कुछ इशारा भी करता, आपने कुछ नहीं कहना, चुप करके चलते जाना। और स्पेशली मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, यहाँ होता है ना कि बंदा को वैसी मतलब आप तकरार हो गया किसी से रोड रेज के दौरान या कुछ ऐसा, तो आप गाड़ी से निकलते हैं। बिल्कुल नहीं निकलना, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको इसकी टिकट मिल सकती है और आपका ये रैकेट भी बन सकता है। बिलीव करें, ये काम नहीं करना। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, आपने गाड़ी के दरवाजे लॉक रखने हैं, विंडो अप रखनी है, ठीक है। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल अपनी गाड़ी से निकल के आपको अप्रोच भी करता है, ठीक है, आप पे यल करता है, कुछ भी करता है, आपने कुछ नहीं करना, काम रहना। और अगर आप देखें ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो 911 पे कॉल कर दें, उसी वक्त पुलिस आपको रिस्पॉन्ड करिए। आप उन्हें बताएं कि मैं अनसेफ फील कर रहा हूँ, ये सिचुएशन है, तो काइंडली मुझे इस तरह मतलब हेल्प चाहिए। तो वो सुन रहे होते हैं, वो राइट वे फिर मतलब आपको हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, वो डिस्पैच कर देते हैं किसी ऑफिसर को। तो कहने का मसला है, आपने नहीं निकलना, आपने किसी फिजिकल, किसी बल्कि कोशिश करें वर्बल में भी इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी नुकसानदेह साबित होंगी अगर आप ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। और अगर किसी खुदा न खासा किसी सीवियर किस्म के किसी ऐसी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो गए,
किसी जुर्म में या किसी ऐसी आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया तो सज़ा के अलावा आपको डिपोटेशन भी हो सकती है अगर आपका जुर्म यानी ज़्यादा सीवियर नोयत का होगा तो। एनीवे इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने इन चीज़ों से अवेयर रहना, ठीक है। आपने देखा होगा मिसाल के तौर पे फुटबॉल की गेम या हॉकी की गेम को बंदा जब गोल करने जा रहा होता है, बहुत अच्छा फॉरवर्ड उनका, तो आपने देखा होगा रास्ते में उसे रोकने के लिए कोशिश कर रहे होते उनकी डिफेंस, वो भी उस एक किस्म की उसकी रास्ते की रुकावटें होती हैं। अब अगर वो बंदा उनके साथ ही उलझने लग पड़ेगा तो वो गोल तो नहीं ना कर सकता। अच्छा खिलाड़ी वो होता है वो उनको डॉज दे के इधर उधर से निकल जाए, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, साइड से निकल जाए, जाके अपना जो यानी उसका गोल है जाके डी में अपना गोल करे, जो उसका एम है, ठीक है, जो उसका मकसद है। तो ये साबित करता है एक अच्छा खिलाड़ी, ना कि उधर ही उलझ के उन्हें बता रहा हूं मैं कितना अच्छा खिलाड़ी, उतनी देर में बाकी भी डिफेंस लाइन उसकी इर्द गिर्द आ जाए, वो जितना मर्जी अच्छा खिलाड़ी उससे गेंद ले लेंगे वो। तो आपको ये एग्जाम्पल बताने का मकसद है आपने उलझना नहीं है अगर जिंदगी में तरक्की करनी है, ठीक है। कोशिश करें कि अपनी जिंदगी, जैसे मिसाल दी जाती है कि गाड़ी हो या जिंदगी स्मूथ ही चलती रहे तो मजा आता है। अगर रास्ते में स्पीड बम्प हो तो ना गाड़ी चलाने का मजा आता है और ना जिंदगी स्मूथ पे चलती है। तो कोशिश करें कि एटलीस्ट अपने हाथों से अपनी जिंदगी के रास्ते में या अपनी तरक्की के रास्ते में ये स्पीड बम्प ना बनाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट है कि आपने अपनी आईडी की और क्रेडिट की बहुत हिफाजत करनी है। हाँ जी, स्पेशली मेरे ऐसे बहन भाई जो कहीं शेयरिंग में रह रहे हैं, तो कोशिश करें यार, शेयरिंग में भी रह रहे हैं ना, तो कहीं यार मुझे एक सेपरेट रूम चाहिए, चाहे $200-400 ज़्यादा दे दें, सेपरेट रूम लें, उसको लॉक एंड की में रखें, ठीक है, वहाँ पे एक लॉक लगाएं, उसकी की अपने पास रखें और अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन देन मैं रिकमेंड करता हूँ, मिसाल के तौर पे आपका पासपोर्ट हो गया और भी जितनी आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आप कोशिश करें कि बैंक में कोई लॉकर लेके, चाहे छोटा भी लॉकर ले लें, उसमें आ जाएंगे, ठीक है, तो उसमें रखें, घर ना कोशिश करें ये चीज़ें रखें, ठीक है। और बाकी जो आपके क्रेडिट कार्ड हैं, बाकी आईडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस, उनकी हिफाजत करें, उनको अपने पास ही रखें, जब भी आप जहाँ बैठे हो अपने पास अपनी जेब में रखें, अपने वॉलेट में, ठीक है। इनकी खास तौर पे बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये किसी गलत बंदे के हाथ आ गई आपकी आईडी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका क्रेडिट कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो गया, ठीक है। आपको उस वक्त पता लगता है जब व्हेन इट्स टू लेट, फिर वो बंदा कंटेस्ट में जाता है, वो लंबी कहानी है, वो जब प्रूव होगा वो किसकी गलती किसकी नहीं। तो आप ऐसी सिचुएशन में जाते क्यों हैं? आप पहले ही अवॉइड करें सिचुएशन को। अक्लमंदी ये होती है कि सिचुएशन को अवॉइड करना, ना कि सिचुएशन के अंदर जाके कहना मैंने कैसे निकलना, ठीक है ना। तो इसलिए इसको अवॉइड करें। मैं नहीं कह रहा कि सारे एक जैसे ही होते हैं वहाँ पे, मगर कहने का मकसद है कि आपने अपनी एहतियात पूरी रखनी है। अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा बंदा वहाँ हुआ तो आपका तो काम लग गया ना, तो इसलिए एहतियात करनी। और ख़ास तौर पे अपने क्रेडिट की हिफाजत करनी, क्योंकि एक दफ़ा आपका क्रेडिट ख़राब हो गया ना, बिल अपने टाइम पे करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब आप अपने आईडीज़ की हिफाजत करते हैं, ये भी आपके क्रेडिट की हिफाजत है। वो किस तरह कि जैसे मैंने बताया, खुदा ना खास्ता आपकी आईडी की बेस पे किसी ने आपका मतलब कहीं को क्रेडिट कार्ड या कुछ बना के कुछ भी करके कोई शॉपिंग कर ली, कोई आपका क्रेडिट कहीं यूज़ कर लिया, पे ना किया, आपका क्रेडिट तो हो गया ना ख़राब, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है, इसकी बहुत हिफाजत करनी है, क्योंकि ये क्रेडिट ज़िंदगी के आने वाले हर कदम पर आपको बिलीव करें हेल्पफुल साबित होगा, अगर अच्छा हुआ तो। वो कैसे? आपने घर बाय करना है, आपको अच्छा क्रेडिट चाहिए, आपको मॉर्गेज नहीं मिलनी उसके बगैर। आपने रेंट पे घर लेना, तब भी आपका क्रेडिट अच्छा होना चाहिए जनाब, वो आपका क्रेडिट भी चेक करेंगे। इवन देन जब आप घर रेंट पे ले रहे हैं या अपार्टमेंट, इवन देन आपका क्रेडिट चेक होता है, ठीक है। आपने मोबाइल लेना, इवन देन आपका क्रेडिट चेक होता है। कितनी छोटी सी चीज़ देखने में लगती है, ठीक है। आपने गाड़ी बाई करनी है, आपका क्रेडिट चेक होगा। इसलिए मेरा भाई आपने बहुत हिफाजत करनी है इसकी, अपनी आईडी की, अपने क्रेडिट की बहुत हिफाजत करनी है। ये आने वाले वक्त में आपको पे बैक करेगा, ठीक है। ये भाई की बातें आपको इंशाल्लाह याद आएंगी, कहेंगे कि यार वाकई ये बंदा सही हमें बता रहा था। ये मैं अपने तजर्बे की रोशनी में आपको चीज़ें बता रहा, ऐसा यहाँ पे होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर 4 कि आपने क्या ऐसी एहतियात करनी है जब आपने गाड़ी बाय करनी है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब आप नए इमिग्रेंट हैं, आपने यहाँ पे लाइफ शुरू करनी है, चाहे एज ए न्यू इमिग्रेंट या चाहे एज ए रेफ्यूजी, आपने गाड़ी भी आपको चाहिए। आफ्टर सम टाइम जब आपके पास कह सकते हैं कि थोड़े से हालात बेहतर हो जाते, थोड़ी सी सेविंग हो जाती है, तो बंदा कहता है कि अच्छा यार मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, मैं गाड़ी भी ले लूँ, ठीक है। तो आपने गाड़ी बाय करते हुए क्या एहतियात करनी है? सबसे पहली बात कि अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है, वो तो फिर आपने किसी यकीनन किसी डीलरशिप से लेनी है, वो तो फिर आउट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें तो कोई मसला नहीं। इसके अलावा जब आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो कोशिश करें, मैं ये यानी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है
کہ آپ کوشش کریں کہ وہ بھی کسی ڈیلرشپ سے لیں بجائے کہ کہیں جا کے جو سیل اینڈ بائی والی ویب سائٹس ہیں، کیونکہ وہاں اچھی چیزیں بھی مل سکتی ہیں، وہاں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. تو بہتر ہے آپ ڈیلرشپ کے پاس جائیں، اچھی شہرت کی حامل کوئی اچھی ڈیلرشپ بلیو کریں، وہاں پہ دھوکہ شوکہ والا کوئی چکر نہیں، کیونکہ اس نے یہ چھوٹے سے اس چکر میں سیل پرچیز کی ایک ڈیل کے چکر میں اپنا نام نہیں خراب کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، وہاں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. اچھا، گاڑی بائی کرتے ہوئے کون کون سی چیزیں مد نظر رکھنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. سیکنڈ ہینڈ گاڑی کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے انہیں کہنا ہے کہ مجھے جناب کار کا جو ہے نا کارفیکس چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں کار کی ہسٹری ہوتی ہے ساری. انہیں کہ مجھے وہ نکلوا کے دیں گاڑی کی، اس میں سارا آ جاتا ہے گاڑی کتنی چلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، گاڑی کے کتنے اونر رہ چکے ہیں، اس کے مائلیج کیا ہے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، کوئی خدا نہ خواستہ مین ایکسیڈنٹ تو نہیں. ہاں اگر مین ایکسیڈنٹ ہوگا نا تو اس پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے ری بلڈ. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. آپ کی رجسٹریشن پہ بھی لکھا ہوگا ری بلڈ، اور اس پہ گاڑی کی اس میں ایک جو اس کی کارفیکس آئے گی نا رپورٹ، اس میں بھی ری بلڈ لکھا آتا ہے. تو کوشش کریں ری بلڈ گاڑی نہیں لینی. وہ کیوں کہ ری بلڈ گاڑی آپ لے لیں گے نا اس کی ریسیل ویلیو نہیں ہوتی. فیروز بھائی کے ساتھ ہو چکا ہے. ایک دفعہ میں نے اس طرح نا نیا تھا میں، تو میں نے کہا یار گاڑی لینی ہے، فار سم ریزن مجھے فوری ضرورت تھی، تو میں نے کہا یار آج ہی لینی ہے. سیٹرڈے کا دن تھا، وہ جسے نہیں کہتے بس وہ سوئی اڑ گئی کہ یار آج ہی لینی ہے، گاڑی بائی کرنی ہے. میں ایک وہ ویب سائٹ پہ گیا، وہاں پہ مجھے گاڑی پسند آئی، بندے سے رابطہ کیا، اس نے کہا جی آ جائیں دیکھنے گیا. ہونڈا کا گاڑی تھی، بڑی پسند آئی. قصہ مختصر میں نے وہ گاڑی لے لی. پوچھا کوئی مسئلہ، اس نے بس کہا تو کچھ نہیں، مجھے کہا کہ جی کاغذ چیک لے. میں نہیں آتا، مجھے پتہ نہ لگا. اینی وے گاڑی لے لی بھائی نے، اپنے نام بھی کروا لی، اور بعد میں پتہ چلا وہ ریبلڈ گاڑی تھی، مین ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے، گاڑی بڑی زبردست تھی، میں آج بھی کہتا ہوں فلی لوڈڈ V6 گاڑی تھی ہونڈا کا. مزہ آیا جتنی دیر چلائی. مگر جب میں نے بیچا نا آفٹر 5-6 ایئرس، تو بلیو کریں وہ $700 کی گئی. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ریبلڈ کا. تو اس لیے کوشش کریں، یہ میں نے آپ کو اپنی پرسنل ایگزامپل بتائی ہے، کوشش کریں کہ جلدی میں ایک تو کوئی سودا نہیں کرنا. اگر کوئی آپ کا دوست اس سلسلے میں کوئی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے، اس کے ساتھ لے کے جائیں، اور کوشش کریں ساری تسلی کر کے خود گاڑی کو بلکہ ٹیسٹ ڈرائیو کر کے دیکھیں. اس کی بریک لگا کے دیکھیں، وہ گاڑی پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ ری بلڈ گاڑی جو ہے نا اس کو اچانک بریک لگائیں وہ پاؤں پہ نہیں کھڑی، تھوڑی سی اس طرح شیک کر دیتی. تو ویسے بھی گاڑی کے جیسے میں نے آپ کو بتایا رجسٹریشن پہ بھی لکھا ہوتا ہے، کارفیکس میں بھی آ جائے گا اگر وہ ری بلڈ ہے تو یہ میک شیور کریں کہ ری بلڈ گاڑی نہیں آپ نے لینی. ٹھیک ہے، یہ بڑی انپورٹنٹ چیز بتا جی. اچھا، ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ جب آپ نے گاڑی لینی ہے نا تو اسے کہنا ہے کہ یار مجھے اس کی یعنی امیشن ٹیسٹ اور اس کی سیفٹی بھی کروا کے دو، کیونکہ یہ رجسٹریشن کے وقت وہ مانگیں گے. امیشن تو ڈپینڈ کرتا ہے اگر ریکوائرڈ ہو، کیونکہ نئی گاڑیوں میں وہ امیشن عموماً نہیں مانگتے، مگر سیفٹی مسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی تھوڑی سی مہنگی گاڑی ہے تو آپ نے اسے ریکویسٹ کرنی ہے کہ یار آپ میرے ساتھ ہی چلو. ٹھیک ہے، تو رجسٹریشن کے لیے تو جیسے ہی وہاں پہ رجسٹریشن ہوگی تو میں آپ کو پے کر دوں گا، تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی سائن کوئی اور کرنے والے ہیں یا کوئی اور ایشو کا مسئلہ مسائل ہے تو وہ ساتھ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی ڈیل اگر ایکسپینسو ہے تو آپ تو نہیں یہ افورڈ کر سکتے، آپ نے پیسے دے دیے، بعد میں پتہ لگے گاڑی نہیں آپ کے نام ہو رہی فار سم ریزن، آپ پھر آگے جا رہے ہیں. کوئی مطلب جو بھی کہنے کا مقصد ہے کہ چھوٹی موٹی جو بھی پرابلم ہوگی نا وہ اسی وقت سامنے آ جاتی ہے اور ٹرانسفر کے بعد. تو اس لیے کوشش کریں اگر تو زیادہ ایکسپینسو گاڑی تو بندے کو ساتھ ہی لے کے جائیں، ریکویسٹ کریں کہ آپ میرے ساتھ چلیں. جی چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، نمبر 5 جو پوائنٹ ہے ہمارا کار انشورنس. جب آپ نے گاڑی کی کار انشورنس لینی ہے نا تو آپ نے مختلف کمپنیوں کو کال کرنی ہے. یہ نہیں کہ ایک کمپنی کو کال کی تو وہ آپ کو اچھی لگی کوٹیشن وہیں پہ بیٹھ کے، نہیں، آپ نے مختلف کمپنیوں کو کال کرنی ہے، ان سے کوٹیشن لینی ہے. فار ایگزامپل آپ انشورنس کمپنی کو کال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کی یوزیج کیا ہے. یہ کامن سے سوال ہوتے ہیں، میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کو بتاتا چلیں، آپ کا بھلا ہو جائے گا. آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یار میری یہ منیمم یوزیج ہے، میں نے بس یہ گھر سے جاب تک جانا واپس آنا ہے، یا گروسری کو اتنی زیادہ نہیں ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے سنو ٹائر وغیرہ مطلب یوز کرتے ہیں، تو یقیناً سنو ٹائر یوز کرنے چاہیے. آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی ہاں میں سنو ٹائر یوز کرتا ہوں ونٹر میں، یا میں کروں گا. تو اگر آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں تو آپ کہیں یقیناً میں یعنی سنو ٹائر یوز کروں گا ونٹر میں. تو اس سے آپ کی انشورنس ہے وہ پریمیم کم ہو جاتا ہے اپ ٹو 5%، ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھائی آپ کو بڑی کام کی بات بتا رہا ہے. تو خیر یہ سنو ٹائر کا ٹاپک آگے چل کے ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے انشورنس کے سلسلے میں بتا رہا ہوں. اچھا، اس دوران میں ایک اور بھی انشورنس کے سلسلے میں بتاتا ہوں. خدا نہ خواستہ گاڑی روڈ پہ چلتی ہے، لگ بھی جاتی ہے، لگ جائے نا اگر، تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا یعنی اگر ڈیمیج جو ہے اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ $2,000 سے کم ہے، اور اگر کوئی
اللہ खैर करे कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ उसमें, ठीक है, वो यानी उस एक्सीडेंट के नतीजे में, तो फिर आपको पुलिस कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस एक्सीडेंट के नतीजे में कोई बंदा ज़ख्मी हो गया या इट्स मोर देन 2000 है, फिर आप पुलिस को कॉल करें, वो फिर आते हैं, वो आके रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और जो बंदा ज़ख्मी होता है उसको एम्बुलेंस के ज़रिए वो फिर हॉस्पिटल भेजते हैं। फायर ट्रक भी आता है, वो जगह क्लीन करता है अगर वहाँ आइलियाँ कुछ चीज़ें ऐसी मतलब जो हैजर्ड्स हों ट्रैफिक के लिए। पुलिस भी आती है, यानी ये तीनों डिपार्टमेंट आते हैं, एम्बुलेंस, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो और टो ट्रक अगर गाड़ी मूवेबल कंडीशन में नहीं है, वो फिर आपकी गाड़ी को वहाँ से टो करके तो यानी सेफली किसी भी नज़दीकी यानी गैरेज में या जहाँ आप उसे कहते हैं वो वहाँ पहुँचा देता। मगर ये टो ट्रक की सर्विस आपको पे करनी पड़ती है, बाकी नहीं, ठीक हो गया। अगर तो माइनर एक्सीडेंट है ना, तो ये आपने 24 आवर वहाँ पे क्लूजन सेंटर में रिपोर्ट करना होता है, यानी विद इन 24 आवर्स यू हैव टू रिपोर्ट इट एट द क्लूजन सेंटर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें, ये मेरी ये यानी बरादराना एडवाइस है, अगर आप देखें कि यार आपकी गलती नहीं भी है, आपकी गाड़ी को थोड़ा सा डैमेज है, अगर कोई डैमेज इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कोशिश करें यार वो खुद ही मतलब यानी रिपेयर वगैरह करवा लें। आप उसको इंश्योरेंस के क्लेम में ना जाएं, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस क्लेम में जाते हैं ना तो आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, बिलीव करें। एट फॉल्ट होंगे फिर तो ज़्यादा बढ़ेगी, नॉट एट फॉल्ट होंगे तो फिर भी थोड़ा सा मीठा डल जाएगा। तो इसलिए ये बरादराना मशवरा, बाकी आपकी मर्जी है, आपने जाना जाए 100 बिस्मिल्लाह। तो वो आपको रेंट पे गाड़ी भी देंगे, सारा कुछ देंगे वो, मगर फिर वो दूसरी तरफ से आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो ये मैंने कहा आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे आपकी आने वाली यानी इंश्योरेंस है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है नंबर 6 पे ड्राइविंग लाइसेंस। तो जैसे मैंने अपनी पहली भी कई वीडियोस में कहा कि जो टॉप प्रायोरिटीज़ पे आपने आने के बाद काम करने हैं ना, यानी एज ए न्यू इमिग्रेंट्स या एज ए रिफ्यूजी, वो आपने ये करने हैं कि अपनी आईडीज़ बनाने के बाद सबसे पहला जो काम करना है वो आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, यानी भाग दौड़ शुरू करते नहीं आपने, ठीक है। तो जब आपके पास लाइसेंस आ जाए तो फिर आपने उसकी बड़ी हिफाजत करनी है, ठीक है। आपने ट्रैफिक बाई लॉज को फॉलो करना है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप उसको फॉलो नहीं करते, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कहीं वो सिग्नल लगा हुआ है ट्रैफिक पे कि नो लेफ्ट टर्न आफ्टर लाइक 7 AM, ठीक है, 7 to 9 AM नो लेफ्ट टर्न, आप 7:30 बजे वहाँ लेफ्ट टर्न मार देते हैं, ठीक है, वहाँ पुलिस वाला खड़ा होता है, तो आपको टिकट मिलेगी, ये सिनेमे की नहीं होगी, ये ट्रैफिक की टिकट होगी और ये विद 2 पॉइंट्स होगी। और ये जो टिकट्स होती हैं ये खाली नहीं होती हैं, ये जो आप हाईवे ट्रैफिक एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, ठीक है। ओनली जो पार्किंग टिकट होती है ना वो विदाउट होती है पॉइंट्स। ये जितनी भी टिकट्स आपको ट्रैफिक वायलेशन में मिलेंगी ना ये सब विद पॉइंट्स होती हैं, ठीक है। तो एक ख़ास लेवल पे जाके फिर आपका इस वजह से यानी आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए इनकी बहुत एहतियात करनी है। और इन टिकट्स की वजह से आपकी इंश्योरेंस का प्रीमियम भी हाई हो जाता है जनाब, इसलिए इनका बहुत ख्याल रखना है। वैसे भी यार ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत आम है कि आप ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। आपने स्पीडिंग नहीं करनी, आपने रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि खास तौर पे मैं टोरंटो की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ होता हूँ, यहाँ जगह जगह स्पीड कैमरे लगे हुए हैं। खैर उससे पहले उन्होंने साइन भी एक होता है लगा हुआ कि इसके बाद, इस साइन के बाद आगे स्पीड कैमरा है, मगर आपको पता है जब बंदा स्पीड कर रहा तो कहाँ ये चीज़ों को देखता है। तो इसलिए आपने अपनी आदत बना लेनी है कि स्पीडिंग नहीं करनी, ठीक है। और आपने ना रेड लाइट क्रॉस करनी, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस होती है रेड लाइट क्रॉस करना, ठीक है। और वो ठीक ठाक टिकट है, ये भी मैं बता दूँ, वो महज 300-350 डॉलर के करीब टिकट है रेड लाइट क्रॉस करने की। और अच्छा, वो जब आपको पता लग जाता है ना, वो फ्लैश चलता है कि आपकी फ़ोटो उतर गई है, तो आपको फिर इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि अब मैंने कहाँ से टिकट लेनी है, वो बाई मेल आपके घर आ जाएगी। जो आपका मेलिंग एड्रेस होता है ना उस पर ड्राइविंग लाइसेंस पे, वो वहाँ पे आराम से आपको भेज देते हैं, 1-2 वीक के अंदर अंदर आपको आ जाएगी कितनी डेट तक ये पे करें, ठीक है। तो इसलिए आपने अपनी यानी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको भी बचा के रखना और फाइन से भी बचना है। हाँ, ये जो टिकट्स होती हैं ये पॉइंट्स वाली नहीं होती, अगर कैमरे ने आपकी यानी आपको टिकट भेजी है तो वो पॉइंट्स वाली नहीं होती, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। मगर वो फाइन ठीक ठाक होता है, जैसे रेड लाइट का बताया ठीक ठाक फाइन है। फाइन को अगर एक साइड पे भी रखते ना तो वैसे भी आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आपने ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, ठीक हो गया। तो इसलिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ये आपके आने वाली ज़िंदगी में बड़ा काम आए।
کے بعد آپ نے نمبر 7 پہ آتا ہے جو آپ کو اس طرح کی اسپیم کال آتی ہیں کہ جی کوئی بندہ کال کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ فون اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جی میں فلاں ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہا ہوں، وہ آپ کے اگینسٹ فلانی فائل کھل گئی فلانی. یار آپ کو پتا آپ نے کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب 100% وہ مطلب آپ سے پیسے بٹورنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسپیم کال آپ بالکل اس پہ توجہ نہ دیں، فوری بند کر دیں. ٹھیک ہے کہ آپ جتنا اس کو سنتے جائیں گے نا، وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ لا کے نا یعنی آپ کو اس کنڈیشن میں لے آئے گا کہ آپ کہیں گے یار یہ نہ خدا نہ خستہ کو مسئلہ نہ ہو جائے، میں وہ جتنے پیسے کہہ رہے ہیں میں جمع کرا دوں. اور ایسا ہوا بھی ہے، میرے جاننے والوں کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے پیسے بھی جمع کروا دیے، حالانکہ وہ بڑے ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک سمجھدار اور بڑے اسمارٹ تھے، مگر وہ قابو آ گئے. تو کہنے کا مقصد ہے اس طرح کی کوئی بھی کال آئے آپ نے بالکل توجہ نہیں دینی. آپ نے وہ جو بھی ڈپارٹمنٹ بتا رہا نا، آپ نے اس کے بعد وہ کال بند کرنی ہے، اس کے آفیشیل ویب سائٹ پہ جانا، وہاں سے نمبر لے کے کال کرنی ہے، ان سے پوچھنا کہ آپ نے مجھے کال کی تھی، آپ کو ادھر ہی پتہ لگ جائے گا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال بتاتا جاؤں. ہم نے نا ادھر اسٹور پہ اپنے نا ایک یعنی فون کمپنی کی سروسز لی تھی، یعنی سیکورٹی الارم کے لیے بھی، فون کے لیے بھی، انٹرنیٹ کے لیے بھی. تو مجھے نا ایک دن ای میل میں آیا کہ آپ کے جی اتنے مطلب ٹھیک ٹھاک یعنی اتنے $100 آپ کے ڈیو ہیں، تو آپ فوری یعنی اس کو پے کریں ورنہ آپ کی جو سروسز ہیں وہ ڈسکنیکٹ کر دی جائیں گی. میں بڑا پریشان، میں کہ یار میں تو ہر ماہ مطلب ان کو پے کرتا ہوں، بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے بل آئے تو رائٹ وے میں ان کو پے کر دوں. تو میں کہا یار یہ میرا تو کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے. اچھا نیچے انہوں نے لنک بھی دیا ہوا، اس لنک پہ جا کے پے کرتے ہیں. میں کہ بہت اچھے. میں نے خیر جو میرے پاس ان کا نمبر تھا کمپنی کا، میں نے وہاں فون کیا، میں نے کہا یار آپ نے مجھے اس طرح ای میل بھیجی، میں نے تو اس ڈیٹ کو آپ کو پے کیا. وہ کہتے جی ہم نے تو آپ کو کوئی ای میل نہیں بھیجی. تو آپ سمجھدار ہیں، باقی آپ کہانی سمجھ گئے. اس لیے آپ نے اوائڈ کرنا ہے ان چیزوں سے، فوری نہیں وہ جو کہہ رہی ہوں، آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ یار وہ جو کال آئی ہے وہ واقعی اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی ہے یا ایسے کوئی آپ کو ماموں بنا رہا ہے. تو ماموں نہیں بننا اس طرح. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے سنو ریموول. جب سنو پڑتی ہے نا تو آپ نے فار ایگزامپل کو گھر ایون رینٹ پہ لیا ہوا یا آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، گھر وغیرہ، اپارٹمنٹ کی میں بات کر رہا، گھر رینٹ پہ لیا ہے یا گھر آپ کا اپنا ہے، آپ کے فرنٹ کا جتنا ایریا نا وہ آپ کی لائبلٹی ہے جناب. یعنی سڑک سے پہلے کوئی سائڈ واک ہے وہ آپ کی لائبلٹی ہے، وہ آپ نے لازمی صاف کرنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے سنو یعنی پڑنی بند ہوتی ہے آپ نے وہ فوری کلین کرنی ہے کیونکہ لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں جو آپ کا گیریج ہے گھر کے سامنے اس کو بھی کلین کرنا ہے، کیونکہ اگر کوئی سائڈ واک پہ خدا نخواستہ کوئی بندہ گر گیا سنو کی وجہ سے آپ نے ریموو نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے، سلپ اینڈ فال ہو گئی تو وہ آپ پہ ہے، آپ پہ ٹھیک ٹھاک سے ہو سکتا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کی پراپرٹی پہ یعنی وہ آپ سے ملنے آ رہا ہے یا کوئی میل دینے آ رہا ہے اور وہاں پہ آپ نے سنو صاف نہیں کی ہوئی اور وہ جم گئی، وہاں پہ سلپ ہو گیا، گر گیا اور انجرڈ ہو گیا، تب بھی آپ پہ سو ہے کیونکہ آپ کی پراپرٹی پہ انجرڈ ہوا، آپ نے کیوں نہیں کلین کی تھی. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد ہے آپ نے وہ پراپر جو سنو ہے وہ ریموو کرنی ہے جیسی سنو فال بند ہوتی ہے، کیونکہ جب تک پڑی ہوتی ہے وہ بالکل ایسے روئی کے گالوں کی طرح ہوتی ہے، وہ نہیں اتنی نقصان دہ. جب پڑ چکی ہوتی ہے نا لوگ اس پہ چلتے ہیں نا وہ پھر وہ سالڈ ہو جاتی. جب یہ سالڈ ہوتی ہے تو یقین کریں شیشے کی طرح ہوتی ہے، جیسے پاؤں رکھا گئی پتہ نہیں لگتا کہاں جا کے اسٹاپ کر رہا ہے. اس لیے آپ نے وہ جیسی پڑ رہی ہوتی ہے نا تو اس وقت اس کو ریموو کرنا آسان ہوتا ہے. یہاں جب پڑ چکے بڑی نرم ہوتی ہے، آرام سے ریموو ہو جائے، اور جب وہ جم جائے نا پھر مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے جیسے بھی سنو بند ہو آپ نے کوشش کرنی ایز سون ایز پاسبل اس کو کلین کر دینا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر خدا نہ خواستہ وہ سٹی نے دیکھ لیا تب بھی وہ آپ کو فائن کر سکتی ہے کہ آپ کیوں نہیں بھائی اپنے گھر کے سامنے سے سنو ریموو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سب سے امپورٹنٹ ہمارا اینڈ پہ ٹاپک ہے ویدر. یہ انتہائی اہم فیکٹر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جب بھی گھر سے نکلنا ہے آپ نے ویدر چیک کر کے نکلنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی سن شائن ہے، بڑا شاندار ہے، ایون پورے ویک کی انہوں نے پریڈکشن کی ہوتی ہے. تو آپ نے ایٹ لیسٹ جس دن آپ باہر جا رہے ہیں اس دن کا تو لازمی چیک کرنا ہے نا. تو اگر انہوں نے لکھا ہوا کہ یار آفٹر نون میں رین ہے یا سنو اسٹورم ہے تو وہ 99% ہونا ہے الحمدللہ. تو کوشش کرنی ہے. آپ کو ایک اور چیز بتاتا جاؤں، ایک تو آپ اس کے لیے ویل پریپیئرڈ ہو کے نکلیں. اگر فار ایگزامپل رین ہے اپنی چھتری لے کے نکلیں، ٹھیک ہے، یا اپنا رین کوٹ لے کے نکلیں، یا جیسے بھی آپ نے کمیوٹ کرنا اس کے مطابق نکلیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو اگر سنو اسٹورم ہے فار ایگزامپل تو کوشش کریں، یہ میری پرسنل ایڈوائس ہے کہ اوائڈ کریں سنو اسٹورم میں ڈرائیو کرنے سے، خاص طور سے ہائی وے پر جانے سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہائی وے پہ بہت زیادہ خاص طور پہ جو سیزن کی پہلی سنو ہوتی ہے نا، بلیو کریں اس دن بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ لوگ یوزڈ ہوتے ہیں سمر کی ڈرائیونگ کی. ٹھیک ہے، وہ ونٹر وہ جیسی سنو پڑتی ہے نا وہ یوزڈ نہیں، وہ ویسے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ جیسی اگلی گاڑی رکتی ہے نا یا سلو ڈاؤن ہوتی ہے وہ پیچھے اسی سپیڈ میں آ رہے تھے، وہ ایک دم رکھ کے بریک مارتے، پھر بریک کہاں لگنی
फिर तो आगे जाके लगनी है गाड़ी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो पहली स्नो है ना, कोशिश करें कि उस दिन गाड़ी ना ड्राइव करें। ये मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ, उस दिन एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। हम न्यूज़ चेक कर लें या आप डाटा चेक कर लें गूगल से, उस दिन एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा जब भी को कहे ना कि आज ही बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आ रहा है, 15 सेंटीमीटर या 20 या इससे ज़्यादा हो ना 10 सेंटीमीटर से, तो उस दिन भी ज़रा अवॉइड ही करें, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और ख़ास तौर पे हाईवे पे, वहाँ पे तो बुरा हाल हो रहा होता है। ठीक है, और ख़ास तौर पे अप हिल और डाउन हिल पे बिलीव करें वहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती मैंने देखी, स्पेशली जिन्होंने स्नो टायर नहीं डलवाए होते। जी, तो वो स्नो टायर का भी आ गया टॉपिक दरमियान में, आपने स्नो टायर लाजमी डलवाने हैं। अच्छा, ये यूजली कहा जाता है स्नो टायर के डलवाने चाहिए जी अक्टूबर से लेके 30 यानी अप्रैल तक, मगर ये अगर आप यानी अक्टूबर को नहीं भी डलवाते तो एटलीस्ट नवंबर दिसंबर को तो मस्ट आपको डलवा लेने चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो कभी भी स्नो पड़ जाती है। उससे पहले भी खैर पड़ सकती है, मगर इसके बाद तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जनवरी में तो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, ये बिलीव करें, जनवरी और फरवरी। तो इसलिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, स्नो टायर लाजमी यूज़ करने, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब स्नो टायर आप यूज़ करते हैं ना, तो उनकी ग्रिप एक ऑल सीजन टायर से या समर टायर से बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू दीज टायर्स। अब वो आपको अच्छी रोड ग्रिप देते हैं, मगर इसका ये भी मतलब नहीं कि आपने बिल्कुल टेल गेट करना है ट्रैफिक को। नो 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 नो, आपने एक सेफ डिस्टेंस रख के चलानी है गाड़ी। खैर ये एक मैं अलग वीडियो में इंशाल्लाह आपको ड्राइविंग की ये जो सेफ्टी टिप्स है वो भी बताऊंगा कि आपने कैसे अवॉइड करना है कोलिजन वगैरह से। ठीक है, तो ये आपने कोशिश करना है कि जब भी निकलें घर से वेदर को ज़हन में रख के निकलें। जो भी प्लान करें बाहर जाने का, आउट ऑफ सिटी जाने का, वेदर ज़रूर चेक करें, बिलीव करें बड़े सुखी रहेंगे। जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अपनी गाड़ी में हमेशा डैश कैम लाजमी लगा के रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा न खास्ता आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप एट फॉल्ट नहीं है, आपके पास प्रूफ है, जो भी है रिकॉर्डिंग उसमें हुई होती है, आप एज ए प्रूफ वहाँ पेश कर सकते हैं, आपकी बचत होगी। ठीक है, आप एट फॉल्ट नहीं है, क्योंकि एट फॉल्ट आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो इस सूरत में बचत होगी। दूसरी, खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन है कि बाज़ बात मैंने देखा भी है और ये एक्सपीरियंस भी किया कि आगे को गाड़ी है, फॉर एग्जांपल वो स्किड होके विंटर पीछे आके आपको लग गई है। ठीक है, अब वो बंदा कहता जी आपने मुझे पीछे से हिट किया है। अगर आपके पास डैश कैम है ना, वो बंदा कह नहीं सकता, कहेगा तो आप कहेंगे ये देखो। ठीक है, उसका क्लेम वही खत्म हो गया। तो उस सूरत में भी आपके पास प्रूफ है। और बाज़ लोग ऐसा होता है खुदा ना खास्ता रिवर्स करते हुए आपको बाद में कहते जी मैंने तो मारी नहीं, मैंने तो हिट ही नहीं की, या अगर हुई भी है तो ये तो आपकी यानी मिस्टेक है, गाड़ी तो मेरी पीछे से लगी है, आपकी फ्रंट से लगी हुई है, यानी आपने बैक से हिट किया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, आपको पता है। मगर अगर आपके पास डैश कैम है ना, तो आपके पास प्रूफ है, वो आप एज ए प्रूफ कोर्ट में भी दे सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी दे सकते हैं एज ए प्रूफ, और ये माना जाता है कि आपके पास प्रूफ है, आप दिखा सकते हैं कि ये देखें जी गाड़ी बैक होकर ऑल द वे आके उसने मुझे हिट किया। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ जैसे रोड रेज का कुछ ऐसा इंसिडेंट, तो आपके पास पूरा प्रूफ होता है कि देखें जी मैं तो गाड़ी से नहीं निकला, या जो भी मामला हुआ ये देखें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। तो आपकी स्किन सेफ होती है, कहने का मकसद है। और स्पेशली मेरे ऐसे बहन भाई जो यानी कह सकते हैं कि टैक्सी चलाते हैं या राइड शेयरिंग की कोई जॉब करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल को खुदा ना खास्ता को कस्टमर कहता है जी इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, बदतमीजी, तो वो एक कैमरा बाहर की बना रहा होता है, वीडियो एक अंदर की बना रहा होता है, तो आपके पास प्रूफ है कि देखें जनाब ये देखें इस टाइम की ये वीडियो, ये देख लें, आप बरी जिम्मा, आप बच गए। तो वरना जुबानी फिर वो जैसे मर्जी आप सफाइयाँ देते रहे। तो कहने का मकसद है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने लाजमी लगवाना अपनी गाड़ी में डैश कैम। तो चलें, ये थे चंद पॉइंट्स मैंने कहा अपने बहन भाइयों को बताऊं कि ये इंतहाई अहम पॉइंट्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं अपनी आने वाली ज़िंदगी को शुरू करते हुए। आपका नया स्टार्ट है, आपको यकीनन नहीं पता, जैसे मैंने अपनी कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किए हैं, अपने चंद एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि ऐसा हो जाता है, इवन जो यहाँ काफ़ी अरसे से रह रहे हैं उनके साथ भी हो जाता है, तो आपने अवॉइड कर। कहते हैं ना बकौल शायर, मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी मेरी जुबान, और हकीकतन भी यही हुआ, मेरी बात बीच में ही रह गई। तो अगर भाई की बात मानेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बात बीच में नहीं रहेगी, अगर नहीं मानेंगे तो फिर यकीनन बात कहीं ना कहीं बीच में रह जाती है। तो चलें फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलें जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।